नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटी के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक या ट्रेडर बन सकते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप पूछिए। हमारा नंबर है 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से। नवनीत दमानी है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। दीपेन शाह है, stevent.com से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। लेकिन चलिए सबसे पहले बात हम कच्चे तेल की कर लेते हैं कि कच्चा तेल काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है। पिछले हफ्ते के लोअर लेवल से बात करें, $71 तक पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड का भाव फिसल गया था। वहां से देखें तो 7.5% तक की तेजी आ चुकी है। नवनीत जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में, क्या ये तेजी और बढ़ेगी और ब्रेंट क्रूड फिर से $80 के पार निकल जाएगा? विष्णु जी, हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा है कि ब्रेंट क्रूड है और WTI क्रूड में काफी उठापटक का माहौल है और 6,600 से करेक्ट होकर 5,600 तक के स्तर भी हमने बहुत शार्पली आते हुए देखे। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे फिर से लौटता हुआ आ रहा है और $70 के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं और 5,900 का एक अच्छा सपोर्ट या अच्छा रेजिस्टेंस लेके वापस मार्केट थोड़ा सा बाउंस करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है 5,900 के ऊपर बाय की रणनीति बनानी चाहिए। 5,800 का आप स्टॉप लगाएं, 6,050 6,100 तक के टारगेट आपको जल्दी देखने मिल सकते हैं। को लेकर ये राय नवनीत जी की तरफ से। अब अगर ऑप्शन में कोई ट्रेड है भूपेश जी तो वो भी बता दीजिए आप। जी नमस्कार सर, मैं कहूंगा कि क्रूड ऑयल में ऊपर के भाव में अभी चार्ट का स्ट्रक्चर काफी मजबूत हुआ है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट लगभग 350 पॉइंट की तेजी आई है, तो एक कोई छोटा पुल बैक देखा जा सकता है जिसमें भाव 5,900 के आसपास मिल सकते हैं। तो जैसे ही भाव 5,900 के आसपास मिलते हैं तब हमें 5,900 की कॉल खरीदनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स का रहेगा और अपसाइड में 60 टू 80 पॉइंट्स के टारगेट रहेंगे। सवाल जवाब ले लेते। अभिषेक हैं दिल्ली से, क्रूड और नेचुरल गैस में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। दीपेन जी, क्रूड और एनजी दोनों पर ही आपका व्यू चाहिए और ऑप्शन में कोई ट्रेड हो तो दोनों ही काउंटर के लिए बता दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद और काफी अच्छा लग रहा है जब दर्शकों को तरफ से ऑप्शंस के लिए सवाल आते हैं, बिकॉज हम काफी समय से ये कहते आए हैं कि ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें रिलेटिवली आपका रिस्क फ्यूचर के मुकाबले कम हो जाता है कमोडिटी मार्केट में। तो ऑप्शंस में आप नेचुरल गैस पे ध्यान दे सकते हैं। नेचुरल गैस के कॉल को बाई कर सकते हैं 170 180 के आसपास के, जिसमें काफी अच्छी लिक्विडिटी है और प्रीमियम का ही आप स्टॉप लॉस लगाइए और उसको आप एक्सपायरी तक होल्ड कीजिए। तो हमारा मानना ऐसा है कि ऊपर में आपको 195 के टारगेट्स, जब भी नेचुरल गैस बढ़ेगा तो उसमें आपको जो भी प्रीमियम में इंक्रीमेंट होगा उसमें आप प्रॉफिट कर सकते हैं। क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो अगेन 5,500 5,600 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है, लेकिन हमारा मानना है कि फिर से जो बाउंस आएगी 6,000 तक, वहां से आपको सेलिंग देखने मिलेगी और अल्टीमेटली 5,600 5,550 के आसपास के टारगेट्स आ सकते हैं। तो वी वुड वेट एंड जो भी बाउंस आती है उसमें क्रूड ऑयल में हम पुट्स बाई करने की सलाह देंगे 6,050 के आसपास। एक और सवाल क्रूड और एनजी पर ही है, जमील भाटी साहब का है कि क्रूड और एनजी को किन स्तरों पर खरीदें या बेचें। क्या सलाह देंगे भूपेश जी? क्रूड और एनजी को किन स्तरों पर आज खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? दोनों ही काउंटर पर सलाह चाहिए इनको। 5,900 के आसपास जहां भी क्रूड मिलता है वहां लेना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 5,870 का रहेगा। अपसाइड में टारगेट 6,050 के रहेंगे और इसी में ऐसे कह सकता हूं कि 6,050 के आसपास अगर क्रूड मिलता है तो बेचना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 6,090 का रहेगा और नीचे में टारगेट 5,930 5,880 के रहेंगे। तो क्रूड में अभी मुझे लगता है कि आने वाले समय में दोनों तरफ के ट्रेड किए जा सकते हैं करंट भाव से। वहीं दूसरी तरफ नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में 185 का भाव जब तक ऊपर में क्रॉस नहीं होता तब तक नेचुरल गैस में इंतजार करना चाहिए फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। अन्यथा एक कॉन्ट्रेरी व्यू के हिसाब से 181 182 के आसपास नेचुरल गैस में बिकवाली भी कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 185 के ऊपर का रहेगा। नीचे में 176 173 के टारगेट संभावित रहेंगे। अगली दर्शक हमारे साथ मीना जैन है इंदौर से, चांदी में इंट्राडे में क्या करें? नवनीत जी, क्या करना चाहिए चांदी में इंट्राडे में?
विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि आज के सत्र में एक अच्छा थोड़ा सा चांदी मोमेंटम लूज करता हुआ नजर आ रहा है, बाकी गोल्ड में अच्छी तेजी देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में ऐसा ना हो कि चांदी में करेक्शन वापस आ जाए, जैसे कि हमने फ्राइडे के सत्र में देखा था। 77,500 के आसपास सेल करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 77,900 का आप स्टॉप लगाइए एंड 76,500 76,200 तक के लेवल्स आपको नीचे में देखने मिल। चलिए, तो ये व्यू है चांदी को लेकर आपके लिए मीना जी। चलिए, अब एक और खबर है, वो है सिल्वर ईटीएफ को लेकर। वो उस खबर ये है कि सिल्वर ईटीएफ का जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो लॉन्च के बाद से 1800 करोड़ के पार निकल चुका है। 31 मार्च तक के जो 7 फंड्स की जो रिपोर्ट थी जो 2022 में लॉन्च हुए थे, उन फंड्स की ये रिपोर्ट है, यानी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। और हाल के दिनों के अगर तेज़ी की भी अगर बात करें, जो एक एवरेज हमने निकाला है, हफ्ते भर में 2.5%, महीने भर में सिल्वर ईटीएफ ने 6% का रिटर्न दिया। हालांकि औसत रिटर्न है, हो सकता है बेंचमार्क तो चांदी के भाव ही हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। 3 महीने की बात करें तो 9% और 6 महीने में 27% का रिटर्न सिल्वर ईटीएफ ने दिया है। हमारे साथ इस खबर पर बात करने के लिए चिंतन हरिया साहब हैं, हेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के। सर, स्वागत है आपका। सर, चांदी को लेकर जबरदस्त रुझान लोगों में दिख रहा है। सिल्वर ईटीएफ 1.5 साल के अंदर ही इतना बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, क्या वजह आप देखते हैं और आगे किस तरह के ट्रेंड की उम्मीद आप कर रहे हैं सिल्वर ईटीएफ को लेकर? तो 2022 जनवरी में जब सिल्वर ईटीएफ का लॉन्च हुआ था, तभी भी हमको ऐसा लग रहा था कि निवेशकों के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि चांदी एक ऐसी कमोडिटी है जिसे आप फिजिकली खरीदते हैं तो काफी तकलीफें आ सकती है। तो जिन निवेशकों को अपना एक थोड़ा एलोकेशन चांदी में करना है, उनके लिए ईटीएफ एक आसान तरीका है। आप थोड़े थोड़े यूनिट्स इकट्ठा कर सकते हैं एक्सचेंज पर से भी। तो और हमारा ऐसा मानना है कि चांदी जो आज पिछले 6-8 महीनों से चांदी और सोने में जो तेजी रही है, उसका एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि अभी जो आने वाले 10 साल है, वहां पर मुद्रास्फीति की दर ज्यादा रहेगी, और जो करेंसी यानी कि जो करेंसीज है, उसके ऊपर लोगों का अगर विश्वास कम होता है, तो चांदी और सोने की तरफ रुझान बढ़ता है। चांदी की स्पेशली अगर बात करें, तो चांदी में अगर हम पिछले 6-7 सालों से देखें, तो जो एक बड़ा डिमांड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी और फोटोवोल्टिक सेल्स जो सोलर सेल्स में यूज होता है, उसके कारण बहुत ही एक बड़ा डिमांड इंक्रीज हुआ है। करीबन 50 मिलियन आउंस यूज होते थे 2015 में फोटोवोल्टिक सेल्स में, ये बढ़कर आज 127 मिलियन आउंस हुआ है। जो चांदी की जो कुल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड, उसका 13% हिस्सा हुआ करती थी 2015 में, आज वो बढ़कर करीबन 25% हिस्सा फोटोवोल्टिक सेल्स हो चुके हैं। तो अगर हम मानते हैं कि ये जो सोलार मिशन है वो विश्व में और भारत में बढ़ता रहेगा, तो चांदी की डिमांड भी स्ट्रांग रहेगी। और जो गोल्ड रिसाइकल होता है, चांदी की रिसाइकलिंग उतनी आसान नहीं होती, तो उसके कारण चांदी का जो डिमांड है वो भी अच्छा रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, 2021 और 2022 के साल में चांदी का जो डिमांड था वो सप्लाई से ज्यादा था। उसके पहले के 5 साल में जो सप्लाई थी वो ज्यादा थी, डिमांड कम था। पर 2021 और 2022 में चांदी की जो डिमांड थी वो सप्लाई से ज्यादा होने के कारण चांदी में जो बढ़ोतरी दिख रही है हमको, और आशा करते हैं कि आगे भी जाकर चांदी एक अच्छा डिमांड के तरीके पर अच्छा रहेगा। तो लोगों को अपना डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए सिल्वर ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। जो डिमांड है वो आगे भी बनी रह सकती है। जो फंडामेंटल्स है इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर चिंतन जैसा बता रहे हैं, वो आगे भी कीमतों को ड्राइव करेंगे। तो सर, किस तरह का आउटलुक आपको दिख रहा है, और कौन से ऐसे ट्रेंड्स होंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो यहाँ से चांदी की कीमतों को ड्राइव कर सकते हैं, और क्यों लोगों को ईटीएफ में निवेश करना चाहिए, सिल्वर ईटीएफ में अगर लगाना चाहिए तो? तो जो हम चांदी की बात करें स्पेसिफिकली, तो एक ऐसा कमोडिटी है जो गोल्ड और सिल्वर को पहले एक प्रेशियस मेटल की तरह जाना जाता था। अभी चांदी प्रेशियस मेटल के अलावा एक इंडस्ट्रियल मेटल के तरह भी काफी प्रचलित है, और उसके जो अलग अलग यूजेस है चांदी के, वो काफी बढ़ रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि चांदी की डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी। और सिल्वर ईटीएफ की स्पेशली बात करें, तो जो निवेशक फिजिकल सिल्वर बाय करने में डिफिकल्टी बहुत सारी हो सकती है, फिजिकल सिल्वर आपको स्टोर करना पड़ता है, सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके आप जो चांदी की यूनिट्स है वो एक एक यूनिट, 2-2 यूनिट में आप खरीद के एक बड़ा कॉर्पस चांदी में भी निवेश कर सकते हो। आपकी जो पूरा पोर्टफोलियो है उसका 10% हिस्सा आप चांदी और सोना दोनों मिला के
रख सकते हो। और हमारा ऐसा मानना है कि पिछले 6 महीनों में चांदी में काफी इजाफा हुआ है प्राइसेस में, तो आप ओवर द नेक्स्ट 6-8 मंथ्स अगर एक कभी करेक्शन मिलता है तो आप और अक्यूमुलेट कर सकते हो सिल्वर ईटीएफ के यूनिट्स। एक चीज जो चेंजेस हुए हैं टैक्सेशन में, उसके कारण अभी जो सिल्वर में आपको ईटीएफ में निवेश करने के बाद जो गेन्स होते हैं वो मार्जिनल टैक्स के हिसाब से होते हैं, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट था वो चला गया है। पर फिर भी हम मानते हैं कि जो निवेशक फिजिकल सिल्वर में निवेश नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो आपको शायद निवेश बड़ा करना पड़ता है और उसका जो सिक्योरिटी है वो डिफिकल्ट है, उनके लिए सिल्वर ईटीएफ आज भी एक बढ़िया तरीका है अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा सिल्वर में निवेश करके। और हम मानते हैं कि अगले 6-8 महीने 12 महीने में जब भी एक करेक्शन मिले तभी आप और यूनिट्स सिल्वर के लेंगे, तो इवेंचुअली जब सिल्वर के भाव ऊपर जाएंगे तो आपको उसका फायदा होगा। पिछले 6 महीनों में काफी बढ़ोतरी होने के कारण आज शायद सही मौका नहीं रहेगा आप सिल्वर में एक बड़ा हिस्सा लिए, क्योंकि पिछले 6 महीनों में जैसे कि आपने कहा चांदी और सोने ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो कुछ हिस्सा आप ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 12 महीने जब भी करेक्शन होता है तभी निवेश कीजिएगा। कभी भी आपको निवेश करना है ऐसे एसेट में जब एक लंबी रैली हो चुकी है, 6 महीने में 27% की तेजी जैसा एवरेज ईटीएफ का रिटर्न आ रहा है, तो ऐसे में आपको करेक्शन का वेट करें, करेक्शन में खरीदारी करें, या फिर एसआईपी के जरिए भी आप कर सकते हैं निवेश। टुकड़ों में करेंगे तो आपको फायदा होगा। और साथ ही सबसे बड़ा फायदा ये होता है आपको स्टोरेज कॉस्ट की चिंता नहीं है। रीसेल वैल्यू आप फिजिकल चांदी में जाते हैं तो बहुत बार बहुत सारे दर्शकों के सवाल ऐसे आते हैं कि उनको लगता है कि उनको रीसेल वैल्यू नहीं मिलती, काफ़ी डिस्काउंट में उन्हें चांदी बेचना पड़ता है जब ज्वेलर के पास जाते हैं। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर प्योर गोल्ड, आपको रख रखाव की कोई चिंता नहीं, आप उस तनाव से मुक्त रहते हैं, तो ऐसे में सिल्वर ईटीएफ खरीद सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ का भी रिटर्न काफ़ी अच्छा आया है, हालांकि ओवरऑल जो अंडरलाइंग एसेट है गोल्ड, वहाँ ही जबरदस्त तेजी दिखी है। किस तरह का ट्रेंड गोल्ड ईटीएफ को लेकर देखने को मिल रहा है चिंतन? तो जैसे कि हमने अभी तक कहा कि चांदी के जो ड्राइवर्स है वो इंडस्ट्रियल डिमांड है, गोल्ड के जो ड्राइवर्स है वो थोड़े अलग है। 2010-11 में अगर हम देखें, इनफैक्ट फ्राइडे को ही 5 मई को वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जो डिमांड है गोल्ड का वो काफी स्ट्रांग रहा है सेंट्रल बैंक्स के। सो जो पहली तिमाही है 2023 के साल की, जनवरी फरवरी मार्च, उसमें जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है यानी कि जो रिजर्व्स यूज होते हैं सेंट्रल बैंक्स के, उसमें सबसे बड़ी खरीदारी हुई है पिछले 30 सालों में गोल्ड की। तो सेंट्रल बैंक्स अपना एक बड़ा हिस्सा गोल्ड को निवेश कर रहे हैं, गोल्ड में निवेश कर रहे हैं एज सिक्योरिटी, एज रिजर्व्स, और उसके कारण भी डिमांड अच्छा रहा है गोल्ड का। अगर सोने की और बात करें तो चाइना में ओपनिंग अप होने के कारण चाइना में भी डिमांड काफी बढ़ा है पहले 3 महीनों में। इंडिया में डिमांड घटा है क्योंकि शायद जो पहले के 3 महीने थे 2022 के, 2021 के जो बेस पीरियड है 2022 के रादर, उसमें एक बंचिंग अप था क्योंकि उसके पहले के साल लॉकडाउन था। तो इंडिया का कंपैरिजन ज्वेलरी में नहीं कर सकते, पर चाइना की डिमांड स्ट्रांग है, सेंट्रल बैंक्स की डिमांड स्ट्रांग है। और एक चीज इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका में लोगों का रुझान बढ़ रहा है गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन के तरफ। तो अमेरिका में भी डिमांड गोल्ड बार्स और गोल्ड कॉइन का काफी स्ट्रांग रहा है पहले 3 महीने में। तो ऐसा एक हमारा मानना है कि अगर मुद्रास्फीति की दर स्ट्रांग रहती है, इन्फ्लेशन स्ट्रांग रहता है और लोगों का रुझान सेफ्टी की तरफ, सेफ हेवन की तरफ जाता है। अगर हम पिछला जो साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल की बात करें, 2007-8 में जो रिसेशन हुआ था वो साइकिल में भी बात करें तो रिसेशन पूरा खत्म हुआ 2008-9 में, और सोने चांदी के दाम जो सबसे पीक हुए वो उसके 2 साल बाद 2011-12 में सोने चांदी के दाम पीक हुए थे। तो अगर हम मानते हैं कि 2021-22 या जी, 22-23 है तो उसका जो पीक है वो भी एक अच्छा हो सकता है अगले 2 सालों में। तो गोल्ड पर हमारा व्यू पॉजिटिव ही है, पर पिछले 6 महीनों की तेजी के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि उसको भी थोड़ा स्प्रेड करके टुकड़ों में खरीदें। ओके, शुक्रिया चिंतन, आपने वक्त निकाला और गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की पूरी बारीक बातें हमें बताई। लेकिन एक अहम खबर का रुख करते हैं, वो है साइक्लोन को लेकर खबर आ रही है, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरके जेनामनी साहब है, सीनियर साइंटिस्ट है आईएमडी से, मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सर, किन दिनों के लिए आप लोगों ने अलर्ट जारी किया और किन राज्यों के लिए और किन इलाकों के लिए खास करके ये साइक्लोन मोका के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं? तो देखिए, अभी तो जो सिस्टम है, अभी राइट नाउ इट इज ए लो प्रेशर सिस्टम एंड फार फ्रॉम द कोस्ट, वेरी वेरी फार, एंड मॉर्निंग 8:30 इट वाज साउथ ईस्ट वे एंड adjoining south Andaman Sea, so it is just in the formation stage.
and we are only telling that it will intensify into a depression on 9th by tomorrow, and that also over the same region, southeast and south Andaman Sea. So, and then it will further intensify into a cyclonic storm over southeast Bay of Bengal and east central bay. So it is mostly over the east central bay till 10th May, and then it will move northwestward, and then from 12th it will move northeastward towards Bangladesh Myanmar coast. So that is the whole. We have given some track also, but there we have given track up to 12th May. So our prediction. So we are monitoring actually. So at present we have not told anything on the Indian coast, but we are monitoring only. ओके, आपने मॉनिटर पे डाला हुआ है। सर आपसे एक दरख्वास्त होगी, क्योंकि हमारे एक लार्जर बेस हिंदी वाले लोग हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और आपके मैसेज भी उन लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो अगर आप हिंदी में कन्वे कर पाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, ये मोका तूफान की वजह से ये कौन कौन से इलाके होंगे जहां पर बारिश और तेज हवाओं की संभावना आपको दिख रही है? मेनली अंडमान निकोबार हम लोग जो है 8 से 12 तारीख तक, मेनली जो 9 तारीख, आज तो 8 तारीख ऑलरेडी शाम हो रहा है, तो जो मेन है हमारा जो है 9 से 12 तारीख तक जो है, जो अंडमान निकोबार का जो इलाका है और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और सी है, वो एरिया हम लोग वार्निंग दिए हैं, ऑरेंज अलर्ट, और उसका मेनली विंड और हेवी रेनफॉल का दिए हैं 8 से 12। और उसके साथ साथ जो केंद्रीय बंगोपसागर है और दक्षिण बंगोपसागर है, वही इलाका अभी वार्निंग में है। तो बाकी अभी कहीं भी हमने इसका वार्निंग नहीं दिया। अभी जो लेटेस्ट है, अभी वो लो प्रेशर कम दबाव का क्षेत्र है। अभी साइक्लोन बनने के लिए टाइम लगेगा और कल तक जो है वो डिप्रेशन बन सकता है। बस यही है। अभी कोई हमारा इंडियन कोस्ट, जैसे मैंने बताया कि मेन लैंड में ऐसे कोई भी इलाका के लिए वार्निंग नहीं है। ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। सर, अब बात कर लेते हैं अल-नीनो की। अल-नीनो को लेकर क्या कुछ नया अनुमान आप लोगों ने अब बनाया है? क्या कोई नई रिपोर्ट आ रही है? कितना स्ट्रांग हो सकता है अल-नीनो मानसून के सीजन में? अभी तो हमारा मेनली अभी मॉनिटरिंग है कि मानसून जो आगमन का मेनली जो हमारा दक्षिण बंगोपसागर में आता है, तो वो मेनली हम लोग उसी में है। अदरवाइज ऑफिशियल हमारा जो आता है मंथ एंड में आएगा, तो दैट वी आर वेटिंग ओनली। अदरवाइज कोई ऐसा अपडेट नहीं है ना। वी हैव नो अपडेट अबाउट एल निनो, क्या है क्या नहीं है। जो हम मंथ का शुरू में बोले थे कि इट विल डेवलप ड्यूरिंग दी मानसून सीजन, एंड इन दैट वी आर टेलिंग, एंड वी ऑल्सो, हम लोग ये भी बात किए थे कि 40% ऑफ द सीजन जो है नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा रेन होता है, इवन दो एल निनो डेवलप ड्यूरिंग दी मानसून सीजन। तो इसलिए हमारा प्रेडिक्शन जो है वो मानसून का जो रेनफॉल है, टोटल रेनफॉल ऑल ओवर इंडिया लगभग नॉर्मल हो। तो अभी उसी में टिके रहे हैं। कोई ऐसा अपडेट नहीं है हमारा मौसम विज्ञान विभाग तरफ से। मॉनसून सामान्य रहने का अनुमान है। अल-नीनो को लेकर अभी कोई नया ताजा रिपोर्ट नहीं है। मई महीने के, यानी जो महीना जो चल रहा है उसके आखिर तक अब नई रिपोर्ट आएगी तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवाल जवाब ले लेते हैं। कई सारे दर्शकों के सवाल है। पवन है हिसार से, इनका सवाल है ग्वार पर और जीरा। ग्वार सीड ये 3 साल के लिए खरीदना चाह रहे हैं स्टॉकिस्ट के तौर पर, और साथ ही 3 महीने का धनिया का आउटलुक। दीपेन जी, क्या करना चाहिए? ग्वार सीड और धनिया दोनों में ही लंबा व्यू है इनका ग्वार सीड को लेकर, और 3 महीने का व्यू है धनिया को लेकर। देखिए, कोई भी एग्री कमोडिटी साइक्लिकल कमोडिटी होती है, तो 3 साल का व्यू अभी से देना थोड़ा डिफिकल्ट है। और इसके साथ साथ हम प्राइसेस ऐसे भी नहीं देख रहे कि एकदम ही नीचे है कि आप ग्वार सीड में अभी बाय करके चले और 3 साल के लिए आप भूल सकते हैं। तो बेटर है कि थोड़ा लंबा व्यू करने की जगह पे मोमेंटम का इंतजार करें। जैसे ही मोमेंटम आता है वहां पे आप थोड़ा अपॉर्चुनिटी देख के थोड़ा ट्रेडिंग करने की कोशिश करें। अगर धनिया की बात करेंगे तो डेफिनेटली अगले 3 महीने और अच्छे लग रहे हैं आपको, जीरा दे सकते। ओके, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। धनिया पे भूपेश जी आप बता दें, 3 महीने के लिए धनिया में क्या करना चाहिए इनको, पवन को? जी सर, धनिये की बात करें तो धनिये का चार्ट अभी स्ट्रक्चर पॉजिटिव हुआ है और काफी दिनों का अच्छी खासी सेलिंग के बाद पॉजिटिव हुआ है। मुझे लगता है कि ये तेजी कह लें, आप एक शॉर्ट टर्म का पुल बैक कह लें, जो कि 7,400 से लेकर 7,550 तक मुझे पुल बैक दिखता है, और फिर से वहां एक बार बिकवाली दिखेगी और जो भाव नीचे में 6,700। तो मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल जो धनिये में रेंज रहेगी वो 6,000
600 से लेके 7,450 तक की बनी रहेगी। एक और सवाल है क्रूड को लेकर आ रहा है, यह है प्रशांत आसनसोल का। क्रूड इन्होंने शॉर्ट किया है 6,305 रुपए में, क्या करना चाहिए नवनीत जी इनको क्रूड में? वेल, इनको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है क्रूड प्राइस में ऑलरेडी, और हमने नीचे के सर से वापस क्रूड को थोड़ा सा बाउंस होते हुए देखा है। मुझे लगता है कि वापस अगले 1-2 दिनों में क्रूड में बाउंस होके 6,000-6,050 तक की ऊपर जाने की संभावना है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करना ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। पर प्रशांत ने 777 रुपए 75 पैसे में शॉर्ट कर रखा है, यहां भी काफी अच्छा फायदा हो रहा है, क्या करना चाहिए नवनीत जी इनको? जी, सवाल रिपीट कर सके क्या आप? 777 पे कॉपर को शॉर्ट किया है प्रशांत ने, क्या करें? ठीक, काफी अच्छा मुनाफा आपको कॉपर प्राइसेस में भी देखने मिल रहा है, और फंडामेंटल फ्रंट पे मुझे नहीं लगता कि कुछ खास नरमी आपको कॉपर प्राइसेस में यहाँ से देखने मिल चाहिए। बहुत अच्छा करेक्शन हम प्राइसेस में ऑलरेडी देख चुके हैं। आज एलएमई का सेशन बंद है, और उसके बावजूद हमने 8 से 10 रुपए की बढ़त अपने कॉमेक्स पे या एमसीएक्स पे आते हुए देखी है। मेरा मानना यह है कि कॉपर में यहाँ से एक दो दिन थोड़ी नरमी आई तो आई, बट ओवरऑल बाउंस पे डिप पे बाय करने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, तो इनको प्रॉफिट बुक करना ज्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। नेचुरल गैस नवनीत जी इन्होंने 180 रुपए 50 पैसे में बेचा है, क्या करें अब? नवनीत जी आपसे ही मेरा सवाल था, 180 रुपए 50 पैसे में इन्होंने नेचुरल गैस को बेच रखा है, क्या करें? वेल, नेचुरल गैस अगर देखा जाए तो विश्वमोहन जी 185 और 174 175 ये रेंज में काफी दिनों से ट्रेडिंग कर रही है। इन्होंने बेच रखा है, ठीक ठाक मुनाफा हो रहा है। अगर निचले बैंड के आसपास अगर कवर करना चाहे तो कवर कर सकते हैं अपनी पोजीशन। कुछ खास क्लैरिटी नहीं है ऑनेस्टली, नेचुरल गैस में कोई डिसेसिव ट्रेंड नहीं है, तो ये रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। 175 174 के आसपास मिले तो एक बार प्रॉफिट बुक करना अच्छा विकल्प रहेगा। प्रशांत के एक सवाल था, जीरे पे 35,205 रुपए में शॉर्ट किया है, क्या करना चाहिए भूपेश जी इनको? देखें, आपके दर्शकों को हमने लगातार जीरे में बाइंग की कॉल दी है। 35,000 कह लें या 33,000 कह लें, जीरे में लगातार तेजी बनी हुई है, और स्पेशल डिस्क्लेमर ये भी दिया हुआ है कि कृपया ऊपर के भाव देखकर जीरे में शॉर्ट सेलिंग ना करें। तो इसलिए जीरे में अभी भी मुझे लगता है कि जीरे का ट्रेंड काफी बुलिश है, स्ट्रक्चर चार्ट के काफी बुलिश है। लगता है कोई 1000 से 1,500 या 2,000 पॉइंट की कोई मंदी आती है तो वहां जीरे में बाय ऑन डिप्स का मार्केट रहेगा। अभी भी चार्ट काफी बुलिश है, तो इन्हें अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए या डिप में एग्जिट करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ किशोर शाह भी हैं, मसाला कारोबारी हैं, ऊंझा के कारोबारी हैं। सर स्वागत है आपका। सर, जीरे में क्या हो रहा है? लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है, आज भी 48,420 का नया रिकॉर्ड बना जीरे मई वायदा में, और एक साल में 130% और महीने भर में 30% की तेजी आ चुकी है। कौन से ऐसे फैक्टर है जो जीरे में इतनी तेजी ला रहे हैं? क्या चीन की डिमांड या कुछ और? हाँ जी सर, नमस्कार। एक्चुअली क्या है कि जीरा की अराइवल कम बन रही है। इस साल क्रॉप कम ही था, क्रॉप कम होने की वजह से सभी सेंटरों की डिमांड एक साथ खुल गई। चाइना पहले ठंडा था, बांग्लादेश पहले ठंडा था, सब साथ में आने की वजह से एक तरफी डिमांड आ गई, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट। उसकी वजह से एकदम भाव इतने उछल गए, और आगे भी डिमांड जारी रहेगी। अभी भी चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान सबकी डिमांड खड़ी है, और माल आने वाले समय में बहुत ही कम आ रहा है। जितनी अराइवल बननी चाहिए उतनी अराइवल अभी तक बन नहीं रही है। उसकी वजह से ये जीरा कंटिन्यू नए पे हाई पे बना जा रहा है। क्या हो रहा है? धनिया में भी वापस से तेजी आ रही है, क्या हल्दी में जो तेजी लौटी है और जीरे में जो चल रही है तेजी, उस तेजी का फायदा मिल रहा है धनिया को, या कुछ और हो रहा है धनिया में? हाँ जी, इसमें आपको बता दूं कि मसालों की 4 मुख्यतः आइटम है, जीरा, मिर्ची, हल्दी और धनिया। इनमें से जीरा और मिर्ची ये दोनों लाइफ टाइम हाई पे भाव चल रहे हैं, दोनों के भाव सिमिलर लगभग 500 रुपए पर केजी है। और धनिया और हल्दी ये दोनों लोएस्ट पे है इस साल पे। तो उनकी वजह से क्या इन्वेस्टर जो रह चुके थे, जिन्होंने पैसा कमाया, वो अभी जीरा बेच के, जैसा मिर्ची बेच के वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हल्दी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, धनिये में। उनके हिसाब से उन दोनों में भी थोड़ा मोमेंटम बना है, और हल्दी के अंदर भी आगे तेजी बनी रहेगी। और मेरे को लगता है कि धनिया भी इन भाव के अंदर इन्वेस्ट करने को बुरा नहीं है। ठीक है, होल्ड करना पड़ सकता है 4-5 महीने, लेकिन दोनों अच्छे रिटर्न आगे जाके देंगे आपको। ये शुक्रिया किशोर शाह, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, मसालों पर अपनी राय रखी। शुक्रिया भूपेश जी आपका, नवनीत जी आपका, और दीपेंद्र शाह जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार। मैं